Good morning, students. Today we are here again to study BST for 12th. कल हमने इसमें टॉपिक किया था फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट ना। कल हमने फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था। आज उसी से रिलेटेड एक केस स्टडी देखते हैं। पहले केस स्टडी के बाद हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, पहले हम केस स्टडी पढ़ते हैं। देखिए दी हुई है केस स्टडी। The marketing manager of Alpha Limited fixed the target for all the sales executives and gave them all the possible authority to achieve it. They were asked to submit to him their performance report at the end of the month. All of them did the same. On the receipt of report, the expected and the actual result of sales executive were compared. On the basis, future course of action was decided. The sales executive also wrote in their report the expectation of the customer from the company. The majority of them had written that they wanted the company to cooperate in the construction of Dharamshala going on in the city. The marketing manager placed this demand before the board of directors. This was happily accepted. Identify the function of management highlighted in the above para by quoting relevant lines. इस केस स्टडी में हमें फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो हमने कल पढ़े थे उनमें से कौन कौन से फंक्शन इसमें हाईलाइटेड हैं वो हमें आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है, तो देखिए पढ़ते हैं केस स्टडी को कि इसमें कहा गया है कि एक मार्केटिंग मैनेजर है अल्फ़ा लिमिटेड कंपनी का। उसने जितने भी सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके टारगेट फिक्स कर दिए और उन्हें पॉसिबल अथॉरिटी दे दी कि टारगेट को पूरा करने के लिए पॉसिबल जितनी भी अथॉरिटी थी उन्हें दे दी। दे वर आस्क्ड टू सबमिट टू हिम। उसके बाद क्या लिखा हुआ है इसमें कहा गया है और उन्हें मतलब मंथ के एंड में सबमिट करने के लिए कहा गया कि उनकी जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है वो अपनी सबमिट करें। ठीक है, सबने ऐसे ही किया। ऑन द रिसिप्ट ऑफ रिपोर्ट द एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल रिजल्ट ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव वाज कंपेयर्ड। जब ये रिपोर्ट लास्ट में रिसिप्ट हुई, ठीक है, यानी सब जितने भी एग्जीक्यूटिव्स थे उनकी रिपोर्ट जब रिसिप्ट हुई तो सबका जो एक्चुअल रिज़ल्ट है, ठीक है, एक्सपेक्टेड से वो कंपेयर किया गया। ठीक है, और फ्यूचर में क्या करना है वो इसके अकॉर्डिंग ही जो कंपेयर किया गया, फ्यूचर में क्या करना है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया गया। ठीक है, सेल्स एग्जीक्यूटिव आल्सो रोट इन द रिपोर्ट। जो सेल्स एग्जीक्यूटिव थे उन्होंने जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन थी कंपनी से उसके बारे में भी रिपोर्ट में लिखा। ठीक है, मेजोरिटी में क्या लिखा है, मेजोरिटी रिपोर्ट में क्या लिखा कि दे वांटेड द कंपनी टू कोऑपरेट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ धर्मशाला गोइंग ऑन इन द सिटी। यानी वे चाहते हैं कि जो धर्मशाला में कंस्ट्रक्शन है हो रहा है तो उसमें क्या किया जाए, उसमें कोऑपरेट किया जाए। शहर में जो हो रहा है धर्मशाला में कंस्ट्रक्शन उसमें कोऑपरेट किया जाए कंपनी के द्वारा। द मार्केटिंग मैनेजर प्लेस दिस डिमांड बिफोर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मार्केटिंग मैनेजर ने ये जो डिमांड थी ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने प्लेस की, यानी उन्हें दिखाई। दिस वाज हैप्पीली एक्सेप्टेड, और ये वहाँ पर एक्सेप्ट कर ली गई। अब इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। देखिए फर्स्ट लाइन में बताया गया है कि फिक्स द टारगेट, मार्केटिंग मैनेजर ऑफ अल्फा लिमिटेड फिक्स द टारगेट फॉर all the sales executive and gain then all possible authority to achieve it, है ना, यही लिखा हुआ है। तो ये इसमें कौन सा फंक्शन अप्लाई हो रहा है, इसमें हो रहा है ऑर्गेनाइजिंग। क्यों? क्योंकि इसमें कहा गया फिक्स टारगेट एंड गेव देम ऑल अथॉरिटी। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट पीपल अमंग डिफरेंट पीपल, यानी जितने लोग हैं उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी का क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ना। यहाँ पे भी तो यही काम किया गया है कि जो मैनेजर है उसने सेल्स एग्जीक्यूटिव्स जो हैं उनको टारगेट दिया और पॉसिबल अथॉरिटी दिया उन्हें अचीव करने के लिए। ठीक है, यानी कि फर्स्ट फंक्शन यहाँ आ रहा है ऑर्गेनाइजिंग। आगे देखिए थर्ड लाइन में ऑल ऑफ देम डिड द सेम ऑन द रिसिप्ट ऑफ रिपोर्ट द एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल रिजल्ट ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव वार कंपेयर्ड। ये किस में होता है, यानी कंपेयर किस में करते हैं, जो हमने एक्सपेक्ट किया है और जो
एक्चुअल में रिजल्ट आया है उसको कंपेयर किस फंक्शन में किया जाता है, ये किया जाता है कंट्रोलिंग फंक्शन के अंदर। पढ़ा था हमने कल। कंट्रोलिंग फंक्शन में क्या होता है, कंट्रोलिंग फंक्शन में मैच किया जाता है एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस, यही हमने कल पढ़ा था। तो इसमें भी यही हो रहा है, जो एक्सपेक्ट किया था है ना, उसको एक्चुअल जो रिजल्ट है यानी कि प्लान परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर किया जा रहा है ना। आगे देखिए, एक्सपेक्टेशन ऑफ कस्टमर फ्रॉम द कंपनी, द मेजोरिटी ऑफ देम, नहीं इसमें आगे देखिए कंपेयर के बाद, ऑन दिस फ्यूचर ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन वाज डिसाइडेड, यानी इसी के अकॉर्डिंग जो कंपेयर किया गया रिजल्ट, उसी के अकॉर्डिंग कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड किया गया। तो यानी फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करना किससे रिलेट कर रहा है, दैट इज रिलेटेड विद द फंक्शन ऑफ प्लानिंग ना। प्लानिंग के अंदर ही क्या किया जाता है, फ्यूचर के बारे में डिसाइड किया जाता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये सब तो सारा किया जाता है, हमने कल पढ़ा था। तो दैट इज़ द रिलेटेड विद द फंक्शन ऑफ प्लानिंग। तो ये तीनों के तीनों फंक्शन यहाँ फॉलो हो रहे हैं। स्टाफिंग की यहाँ कोई बात नहीं की गई कि इसके लिए कुछ भर्ती की गई है ना। उनमें इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कुछ बात नहीं की गई कि उन्हें इंस्ट्रक्शन दी जा रही, सुपरवाइज किया जा रहा है, उन्हें मोटिवेट किया जा रहा है, लीडरशिप हो रही है, कम्युनिकेट, ऐसा कुछ इसमें नहीं बताया गया। इसलिए जो बाकी के फंक्शन है वो इसमें अप्लाई नहीं हो रहे। ठीक है, ये तीन फंक्शन इसमें अप्लाई हो रहा है, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग। और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं जो कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट से रिलेट करते हैं। आगे आइए हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है, सभी को पता है इसके बारे में। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन मीन्स किसी भी चीज़ को कोऑर्डिनेट करके चलना, यानी कि हम कह सकते हैं तालमेल बिठाकर चलना, यानी तालमेल बिठाकर काम करना। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि तालमेल बिठाकर काम करना। ओके, अपार्ट फ्रॉम these 5 function there is one more important function which every manager has to perform। ये जो हमने 5 फंक्शन पढ़े हैं, इसके अलावा एक काम जो है, एक फंक्शन जो है, एक टास्क हर मैनेजर करता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। उसे क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेशन। इट इज़ नॉट ओनली अ फंक्शन बट इट इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये सिर्फ हम एक फंक्शन नहीं कह सकते, ये क्या है, एसेंस है। यानी एसेंस का मतलब हुआ ये बहुत ज़रूरी टास्क है हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर के द्वारा किया जाना। यानी प्रॉपर अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर लेवल पे, तो फिर सरवाइव करना जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि देखा है हमने कि हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर डिपार्टमेंट में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उन्हें तालमेल बिठा के बैलेंस बना के काम करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो गोल रखा गया उसको अचीव नहीं किया जा सकता। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच मैनेजर सिंक्रोनाइज द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। कि जो मैनेजर सिंक्रोनाइज करता है यानी तालमेल बिठा के चलता है एक्टिविटीज़ को डिफरेंट डिपार्टमेंट में, उसे क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेशन। यानी ऐसी प्रोसेस जिसमें मैनेजर सारी डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज़ को एक ही समय में तालमेल बिठाता है, तालमेल बिठाकर काम करवाता है, तालमेल बिठाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज़ द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन के अंदर क्या होता है कि सारे के सारे जो फंक्शन है मैनेजमेंट के, उन्हें बाइंड आउट किया जाता है, यानी उन्हें बांध के चला जाता है, किसके द्वारा, कोऑर्डिनेशन के द्वारा। कोऑर्डिनेशन इज़ द बेस or primary function of every manager because various departments of an organization are working independently and there is need to relate and integrate their activities। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखें, सभी के सभी डिपार्टमेंट अपना डिपार्टमेंट का वर्क कर रहे हैं, है ना। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले प्रोडक्शन कर रहे हैं, सेल्स वाले सेल्स कर रहे हैं, परचेजिंग वाला रॉ मटेरियल वगैरह परचेज कर रहा है, तो सब अपना अपना काम कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली। ठीक है, पर जब तक उनमें इंटीग्रेशन नहीं होगा, जब तक उन्हें आपस में तालमेल बिठा के काम नहीं किया कराया जाएगा, तब तक ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन गोल है उसे आसानी से अचीव नहीं किया जा सकता। यानी जब वो अपना इंडिपेंडेंटली सारे डिपार्टमेंट्स वर्क कर रहे हैं, तो इसमें मैनेजर क्या करता है, मैनेजर का एक फंक्शन बनता है, एक प्राइमरी फंक्शन है इसमें मैनेजर का, कि वो क्या करे, वो इंटीग्रेट करे जितने भी डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, उनकी जो एक्टिविटीज़ है
उनको क्या करे, वो इंटीग्रेट करे, उनकी एक्टिविटीज़ को जोड़े, उनकी एक्टिविटीज़ को रिलेट करके चले। तो वो किसके थ्रू हो सकता है, वो हो सकता है कोऑर्डिनेशन के थ्रू। आइए नेक्स्ट पेज पर, इसमें हम पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेशन क्यों ज़रूरी है। क्या अभी हमने पढ़ा कि कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि इट मीन्स इट मीन्स ब्रिंगिंग टुगेदर द एक्टिविटीज़ एंड रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्रिंगिंग हारमोनी इन देम। यानी एक जो कोऑर्डिनेशन है उसका मीनिंग क्या है कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है, और जो भी एक्टिविटीज़ की जा रही हैं उन रिसोर्सेज के थ्रू जो भी एक्टिविटीज़ की जा रही हैं उनको इकट्ठा करके लेके आए, यानी ब्रिंगिंग टुगेदर और ब्रिंगिंग हारमोनी इन देम। और उन सारी एक्टिविटीज़ में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या करे, हारमोनी बनाए रखे, हारमोनी लेके आए। हारमोनी का मतलब होता है एक जैसा, यानी सब के सब हारमोनी से वर्क करें। हारमोनी में ये चीज़ नहीं कि सबका सेम वर्क होगा, यानी जिसे जो वर्क दिया गया वो उसके अकॉर्डिंग काम करें, बट हारमोनी के थ्रू, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए सारे के सारे काम करें। और वो किसके थ्रू पॉसिबल हो सकता है, वो पॉसिबल हो सकता है कोऑर्डिनेशन के थ्रू। अब हमारी कंपनी में जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, लाइक ह्यूमन रिसोर्सेज से लेकर फिजिकल रिसोर्सेज तक, है ना, उसमें आदमी, ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर एम्प्लॉयज़ इंक्लूड है और फिजिकल रिसोर्स में रॉ मटेरियल है। सबको एक साथ लेके आना और सबको इस तरह से काम कराना कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल पूरा हो सके। तो ये किसके थ्रू होगा, ये होगा कोऑर्डिनेशन के थ्रू। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन सिर्फ एक, हम कह सकते हैं वर्क नहीं है कि सिर्फ एक काम है, ये क्या है, एक ज़रूरत है एक ऑर्गेनाइजेशन की, यानी एसेंस है एक ऑर्गेनाइजेशन का। एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एसेंस माना जाता है, जरूरत माना जाता है कोऑर्डिनेशन, ठीक है। और इसमें जो ये दिया हुआ है कि एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है, हम टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं, अब पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेशन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसके लिए मैं 2-3 लाइनों में एक्सप्लेन करूँगी क्यों एसेंस है मैनेजमेंट के लिए कोऑर्डिनेशन। अगर हम देखते हैं कि हमने 5 फंक्शन कर लिए, कि हमने सब कुछ मैनेज कर लिया, यानी प्लानिंग कर ली, जो भी हमें प्लान करना था वो हमने कर लिया, ऑर्गेनाइज भी कर लिया उनको, ठीक है, और लोगों ने काम करना भी शुरू कर दिया, यानी हमने स्टाफिंग भी कर दी, और लोगों ने हमने डायरेक्टिंग की तो लोगों ने उस तरह से काम भी करना शुरू कर दिया, डायरेक्टिंग भी कर ली, और सब के सब अपना अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। पर अगर वे एक साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तो फिर पॉसिबल नहीं होगा कि जो हमने गोल रखा है उसको अचीव कर पाएँ, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कोऑर्डिनेशन है वो टास्क नहीं है सिर्फ, वो क्या है, दिस इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि ये मैनेजमेंट के लिए एक ज़रूरी है फंक्शन, ठीक है। अब इसे पढ़ते हैं आगे। कोऑर्डिनेशन, इसका ये बताया गया कि फॉलोइंग रीज़न है जिससे हम कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन इज़ कंसिडर्ड एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। फर्स्ट, कोऑर्डिनेशन इज़ नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यानी जितने भी हमने फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पढ़े हैं, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, ये इनके लिए, यानी कि इन सब फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अभी मैंने बताया भी आपको कि द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन बीइंग्स एट प्लानिंग स्टेज व्हेन टॉप मैनेजमेंट प्लान्स फॉर होल ऑर्गेनाइजेशन। जब प्लानिंग के अंदर टॉप मैनेजमेंट प्लान करता है तो वहाँ पे ये प्रोसेस जो है कोऑर्डिनेशन की वहीं पे शुरू हो जाती है ना। जब एक मैनेजर की बात करें, जब टॉप मैनेजमेंट के थ्रू प्लान किया जा रहा है कि हमें कैसे करना है, ये करेंगे, ये ऑब्जेक्टिव रखा है, इसको पूरा करने के लिए हम ये करेंगे, ऐसे करेंगे, तो वहीं पे कोऑर्डिनेशन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट दिया हुआ पॉइंट, बेस्ड ऑन प्लान्स देन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज डेवलप, ठीक है, कि बेस्ड ऑन प्लान, जो प्लान हमने टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर बनाए हैं, उनमें जब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है तो वहाँ पे भी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, और जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि काम किसके थ्रू किया जाएगा, कि डिसाइडिंग द फ्रेमवर्क ऑफ वर्किंग, हाउ मैनी यूनिट्स, यानी कितनी यूनिट्स बनेंगी, कितने डिपार्टमेंट्स की ज़रूरत है उस काम को पूरा करने के लिए,
कितनी पोस्ट रखी जाएंगी, कितनी पहले हमें डिपार्टमेंट में पोस्ट की रिक्वायरमेंट है, किसको अथॉरिटी किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, डिफरेंट पीपल जो हैं उनमें कैसे उनको डिस्ट्रीब्यूट की जाए, अथॉरिटी को कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांटा जाए। तो इन सब से क्या हो रहा है, इन सब से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, मेंटेन हो रहा है, डेवलप हो रहा है। तो इन सब में किस चीज़ की ज़रूरत है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है कि कोऑर्डिनेशन बना के चला जाए प्रॉपर तरह से। नेक्स्ट आता है स्टाफ इज रिक्रूटेड सिलेक्टेड एंड ट्रेन एज पर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड प्लान। जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना है प्लान के और प्लान के अकॉर्डिंग, अब उसके अकॉर्डिंग स्टाफ की भर्ती करना है ना, उन्हें सिलेक्ट करना, उन्हें ट्रेनिंग देना, ये सारा का सारा किस फंक्शन में आता है, स्टाफिंग में। तो ये भी सब किस तरह से होगा, जब प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा तभी तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन से जितनी भी डिपार्टमेंट में रिक्रूटिंग निकालनी है कि कितनी भर्तियां करनी है ना, तो वो किसके थ्रू होगा, वो होगा हर डिपार्टमेंट के अंदर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बना के। तो पता चलेगा कि वहाँ पर कितनी नीड है एम्प्लॉयज़ की, ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग वहाँ सिलेक्ट किए जाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग उन्हें ट्रेन किया जाएगा। यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन फंक्शन जो है रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट आता है टू इंश्योर राइट एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान डायरेक्शन आर गिवन। अब इसमें अपने जो प्लान ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के थ्रू हमने स्टाफिंग की थी एम्प्लॉयज़ की, अब उसी के अकॉर्डिंग उन एम्प्लॉयज़ को क्या करना, प्लान के अकॉर्डिंग उन्हें डायरेक्शन देना, ठीक है। इसमें क्या क्या था डायरेक्टिंग में, कि उन्हें डायरेक्शन देना, जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं प्लान के अकॉर्डिंग उन्हें डायरेक्शन देना, उन्हें इंस्ट्रक्शन देना, उन्हें गाइड करना, ठीक है, वो भी किसके थ्रू, यानी इसमें भी ज़रूरी है कोऑर्डिनेशन, तालमेल बिठा के उनमें क्या करना, उन्हें एग्जीक्यूट करना, उन्हें गाइड करना, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंट्रोलिंग एंश्योर नो डिस्क्रिपेंसी बिटवीन प्लान एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। लास्ट फंक्शन जो आता है वो है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में हम क्या देखते हैं, मैच करते हैं जो हमारा प्लान यानी जो हमने एक्सपेक्ट किया था और जो हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस आया, एक्चुअल रिजल्ट आया है, उसके थ्रू उसमें हम क्या करते हैं, मैच करते हैं, ठीक है, कि हमारा जो हमने सोचा था उसी के अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट आया नहीं आया, उसमें मैच किया जाता है परफॉर्मेंस को कंट्रोलिंग के अंदर, ठीक है। तो जो कंट्रोलिंग के अंदर हम ये चीज़ें करते हैं कि मैच कर रहे हैं, उसमें भी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है ना, कि हमें उसमें देखना होता है कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन से वर्क हो रहा है नहीं हो रहा, और अगर हुआ है नहीं हुआ उसके रिज़ल्ट से हम देखते हैं, ठीक है। अगर उसमें कुछ मिसमैच है, यानी जैसा हमने सोचा था ऐसा नहीं आया रिज़ल्ट, तो उसमें प्रॉपर कोऑर्डिनेट करके, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करके इंटीग्रेट किया जाता है वेरियस एक्टिविटीज़ को, ताकि प्लान के अकॉर्डिंग जो सोचा गया था उसके अकॉर्डिंग उसे पूरा किया जा सके, है ना। यानी कंट्रोलिंग में अगर मिसमैच हो रहा है तो उसमें कोऑर्डिनेट किया जाता है, वेरियस एक्टिविटीज़ को, वेरियस डिपार्टमेंट्स को इंटीग्रेट किया जाता है, ताकि जो प्लान के अकॉर्डिंग हमने सोचा तो उसको पूरा किया जा सके, ठीक है। यानी कि हमने यहाँ पे देखा कि जितने भी फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, उनके अंदर कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है, यानी कि इन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए कोऑर्डिनेशन इज़ नीडेड, ठीक है। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स। 3 लेवल हमने पढ़े थे, टॉप लेवल, मिडल लेवल और लोअर लेवल। इन तीनों में कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है, तीनों लेवल पे कोऑर्डिनेशन चाहिए। अगर हम टॉप लेवल की बात करें, टॉप लेवल रिक्वायर कोऑर्डिनेशन टू इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होंगी, यानी जितनी भी एक्टिविटीज़ की जानी है उनको इंटीग्रेट किया जाता है, उनको जोड़ा जाता है कोऑर्डिनेशन के द्वारा, है ना। टॉप लेवल में कोऑर्डिनेशन क्यों ज़रूरी है, टॉप लेवल में कोऑर्डिनेशन इसलिए ज़रूरी है कि कोऑर्डिनेशन के थ्रू टॉप लेवल में इंटीग्रेट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्टिविटीज़ को, ठीक है। सेकेंड आता है मिडल लेवल। मिडल लेवल में क्यों ज़रूरी है, इसमें जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, मिडल लेवल में क्या होता है, मिडल लेवल में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हेड इंक्लूड होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपनी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो हेड हैं अपने डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज़ को क्या करते हैं, प्रॉपर तरह से कंटिन्यू रखते हैं और अपनी एक्टिविटीज़ में बैलेंस बना के चलते हैं, यानी अपनी एक्टिविटीज़ को बैलेंस करते हैं, ठीक है।
और वो किसके थ्रू होता है, वो कोऑर्डिनेशन के थ्रू। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट मिडल लेवल टू बैलेंस द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, यानी अलग अलग जो डिपार्टमेंट है उनमें आपस में जो वेरियस हेड है वो आपस में अलग अलग डिपार्टमेंट्स के में बैलेंस बना के चलते हैं ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसे अचीव किया जा सके ना। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, पहले परचेजिंग डिपार्टमेंट है, फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ना। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग ही, यानी जितना प्रोडक्शन करना है उसी के अकॉर्डिंग परचेज़ किया जाए रॉ मटेरियल वगैरह ना, तो आपस में बैलेंस बना के चलना। या फिर जितना परचेजिंग यानी जितना रॉ मटेरियल वगैरह परचेज़ किया है उसी के अकॉर्डिंग जो हमने गोल रखा उसी के अकॉर्डिंग क्या किया जाए, प्रोडक्शन किया जाए और उसी के अकॉर्डिंग रॉ मटेरियल परचेज़ किया जाए। तो वेरियस जो डिपार्टमेंट है बैलेंस बना के चले अपनी एक्टिविटीज़ में ताकि जो वर्क है स्मूथली हो सके और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को आसानी से अचीव किया जा सके। अब आता है लास्ट इसमें लोअर लेवल। लोअर लेवल के लिए क्यों ज़रूरी है कोऑर्डिनेशन, ताकि इंटीग्रेट किया जा सके वर्कर की एक्टिविटीज़ को। जो डिफरेंट जो एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, जो काम कर रहे हैं, एक्चुअल में जो वर्क परफॉर्मेंस कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा करने के लिए, उनकी एक्टिविटीज़ को क्या किया जा सके, इंटीग्रेट किया जा सके, उनकी एक्टिविटीज़ को जोड़ा जा सके। और वो किसके थ्रू होता है, कोऑर्डिनेशन के थ्रू। ये लोअर लेवल में किस लिए रिक्वायरमेंट होते हैं कि ताकि कोऑर्डिनेट किया जा सके, इंटीग्रेट किया जा सके कोऑर्डिनेशन के थ्रू एक्टिविटीज़ को वर्कर्स। ठीक है, लास्ट जो एक रीज़न बताया गया है वो है कोऑर्डिनेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल, क्योंकि बिना कोऑर्डिनेशन के एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना मुश्किल हो जाता है और जो ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म करना मुश्किल हो जाता है। और एक ऑर्गेनाइजेशन को सरवाइव नहीं किया जा सकता अगर हम कोऑर्डिनेशन प्रॉपर तरह से नहीं कर पा रहे। ठीक है, देखिए, एनी कंपनी विच फेल टू कोऑर्डिनेट इट्स एक्टिविटीज़ कैन नॉट सर्वाइव एंड रन सक्सेसफुली फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यानी अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनी है, वो अपनी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रही, यानी कि अपनी एक्टिविटीज़ जो ऑर्गेनाइजेशन की हैं उनमें फेल हो रही है प्रॉपर कोऑर्डिनेट करने में, तो वो लंबे समय के लिए सर्वाइव नहीं कर सकती और ना ही अपनी सक्सेसफुली अपने बिजनेस को सही तरह से चला सकती है लंबे समय के लिए ना। अगर उसमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ही नहीं हो रहा, यानी कि आपस में इंटीग्रेशन ही नहीं हो रहा, एक्टिविटीज़ को तालमेल बिठा के कोई भी डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा, तो इससे क्या होगा, इससे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव ही नहीं कर पाएंगे। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा और लंबे समय के लिए उसे सक्सेसफुली चलाया नहीं जा सकता। ठीक है, इट इज़ द थ्रो ऑफ प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेशन डैट ए मैनेजर इंश्योर ऑर्डरली मैनेजमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप एफर्ट इन द रियलाइजेशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है जो अचीव करना है, उसे उसका जो अरेंजमेंट है, ऑर्डरली अरेंजमेंट है इंडिविजुअल और ग्रुप एफर्ट। यानी कोऑर्डिनेशन में सभी अपना ग्रुप एफर्ट दिखाते हैं ना, कि सभी काम कर रहे हैं मिलकर। कोऑर्डिनेशन में सभी के सभी काम करते हैं मिलकर, अपनी एक्टिविटीज़ में बैलेंस बना के चलते हैं, तो तभी एक मैनेजर ऑर्डरली अरेंजमेंट कर सकता है इंडिविजुअल और ग्रुप एफर्ट्स का, जब कोऑर्डिनेशन प्रॉपर तरह से कोऑर्डिनेशन को प्रोसेस में लाया गया है। कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व साइनक्रोनाइजेशन ऑफ डिफरेंट एक्शन वेरियस यूनिट और डिपार्टमेंट। कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व होता है जितनी भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट यूनिट्स हैं, उनकी डिफरेंट एक्शंस को करने के लिए एक ही समय में उनमें तालमेल बिठा के चलने के लिए कोऑर्डिनेशन उनमें इन्वॉल्व होना जरूरी है। कोऑर्डिनेशन मेक श्योर दैट प्लान ऑब्जेक्टिव आर अचीव विद मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट। कोऑर्डिनेशन क्या करता है, एक तरह से कोऑर्डिनेशन एक तरह से श्योर करता है कि जो हमने प्लान किया था, यानी प्लान ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सकता है मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट यानी कम से कम झगड़े होकर। जब उनमें आपस में जो एक्टिविटीज़ हैं, पर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, सबके सब बैलेंस बना के काम करेंगे, ठीक है, सबके सब मिलजुल के काम करेंगे, अपने ग्रुप इंडिविजुअल और ग्रुप एफर्ट शो करेंगे, तो इससे क्या होगा, उनमें आपस में कन्फ्लिक्ट कम होंगे, है ना, मिनिमम कन्फ्लिक्ट होंगे और ऑर्गेनाइजेशन का जो प्लान ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव आसानी से किया जा सकेगा। लास्ट में से कंक्लूड किया गया है कि जितने भी अगर हमें एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है मिनिमम कॉस्ट पर, तो वो किसके थ्रू होगा,
कोऑर्डिनेशन के थ्रू। यानी जितने भी एफर्ट्स हैं दिखाए जा रहे हैं, जितने भी एक्शन किए जा रहे हैं, है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए, तो वो प्रॉपर तरह से होगा। मिनिमम जो हमने अभी पढ़ा है, कन्फ्लिक्ट होंगे तो सबका सब अपना आसानी से अपने काम को अपने अपने लेवल पर अपने काम को करेंगे, तो इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को ढंग से अचीव किया जा सकेगा। कोऑर्डिनेशन इज नॉट ए सिंपल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सही कहा है इसने कि जो कोऑर्डिनेशन है वो सिंपल फंक्शन नहीं कहा जा सकता मैनेजमेंट का, बट इट इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। पर ये बहुत ज़रूरी फंक्शन है मैनेजमेंट के अंदर, और इसे हर मैनेजर को परफॉर्म करना पड़ता है। इसीलिए इसमें आगे बात कही गई है कि वी कैन से दैट ऑल द फंक्शन आर फ्लावर्स। जितने भी फंक्शंस हैं लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, वो क्या है, फ्लावर्स हैं। और फ्लावर्स यानी वो फूल है। कोऑर्डिनेशन इज़ ए थ्रेड, यानी कोऑर्डिनेशन क्या है, एक धागा है जो कि इन सारे फ्लावर्स को टाई अप किया हुआ है, उन्हें बांधे रखा हुआ है सारे फ्लावर्स को, टू फॉर्म द गार्डलैंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी जितने भी इसमें एग्जांपल रिलेट किया गया कि जितने भी काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मैनेजर जो जितने भी लोग काम कर रहे हैं, यानी जो इसमें मैनेजर जो परफॉर्म कर रहा है इस चीज़ को, कोऑर्डिनेशन फंक्शन को, तो वो क्या कर रहा है कि सबको एक उसमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए एक धागे में उसने सबको बांधा हुआ है, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है उसको अचीव किया जा सकता है ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ के द्वारा। सबके सब जितना भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको सही ढंग से अचीव किया जा सके। यानी उसने सारे के सारे एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करके कोऑर्डिनेशन के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव किया जा सकता है। यहीं पे हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। इसके कल हम इस कोऑर्डिनेशन की नेचर फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे।